So hi, welcome to Jharkhand Journey. This is the ninth part of land-related regulation of Chota Nagpur Tenancy Act 1908. ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का चैप्टर 10 और 11 है। बहुत सारे सेक्शन हैं, 64 से लेके 79 तक हैं, लेकिन इसमें 5-6 सेक्शन छोड़ा हुआ है, स्किप किया हुआ है, क्योंकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी है चैप्टर 9 तक पिछले 8 वीडियो में कवर की गई है, इंट्रोडक्शन वगैरह सारा चीज़ डाला हुआ है, तो आप उसको देख लें तो अच्छा होगा, नहीं तो इसको देखें। चैप्टर 10 में सबसे पहला सेक्शन आता है 64 में क्या कहता है ना कि लैंडलेस लेबर जो है और रेसिडेंट है किसी भी गांव, मान लेते हैं किसी भी गांव है, वहाँ का जो लैंडलेस आदमी है या फिर लैंड जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो मजदूर या फिर वहाँ का निवासी, वो कोकर ज़मीन को लेने का हकदार है। उसके पास राइट है कि वो कोकर ज़मीन का ले ले विद द परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर अगर उसको परमिशन देता है तो उसके पास ये राइट है कि वो कोकर ज़मीन को लेकर उस पर खेती बाड़ी करे। कोकर ज़मीन क्या होता है, कोकर लैंड क्या होता है, तो कोकर लैंड को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने तीसरे या चौथे वीडियो में ही। उसी समय बहुत सारे इन सब जो टेक्निकल वर्ड्स है ना, कोकर लैंड, ऑक्यूपेंसी लैंड, ऑक्यूपेंट वगैरह वगैरह टर्म को हम लोग उसी समय डिस्कस कर चुके थे, तो आप देख कर आ जाइए या फिर कंटिन्यू रखिए अगर आपको पता है तो सेक्शन 64 क्या कहता है कि लैंडलेस लेबर्स जो हैं और रेसिडेंट हैं हैव राइट टू गेट द कुकर लैंड विच यहाँ पे विथ होगा, विथ द परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। हमारे डीसी के आदेश के अनुमति के बाद वो जो है लैंडलेस लेबर और जो रेसिडेंट हैं वो कोकर ज़मीन को ले सकते हैं। सेक्शन 66 बोलता है कि इफ़ लैंड और पोर्शन ऑफ लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय सम अदर टीनेट देन लैंडलेस लेबर और रेसिडेंट कैन नॉट गेट इट एज ए कुकर लैंड। कोई भी भूमि या फिर भूमि का टुकड़ा अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन कब्जे में है, तो वो जो अपना लैंडलेस लेबर है, जिसको ये अधिकार है कि वो किसी भी ज़मीन को कोकर ज़मीन के रूप में ले सकता है, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी और के कब्जे वाले ज़मीन को कोकर ज़मीन के रूप में मांगने लगे। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 67। अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी आदमी को परमानेंट ऑक्यूपेंट तब मानेंगे जब जो है वो आदमी, पिछले ही वीडियो में हम लोग पढ़ा था कि कंटिन्यू 12 साल तक उस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ, तो हमें उस ज़मीन, हम लोग जो है वहाँ उसको, उस गांव के या उस ज़मीन को परमानेंट टीनेंट मानेंगे या ऑक्यूपेंट लैंड उसको मानेंगे। तो जो कोकर ज़मीन लिया है जो बंदा अभी जो कोकर ज़मीन पर कब्जा किया है, अगर उसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 12 साल तक कब्जा नहीं था उस ज़मीन पे, फिर भी उसके पास वो राइट था कि वो परमानेंट ऑक्यूपेंसी के लिए एप्लीकेशन किसको लिख सके, डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दे सके। इसी का एक सब सेक्शन है 67A। तो 67A बोलता है कि द रेंट ऑन लैंड विच इज कन्वर्टेड इनटू कोकर, जो कोकर के रूप में ज़मीन को बदला गया है, तो उस ज़मीन का कर कैसे लिया जाएगा। तो पहला बात कि इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि 4 वर्षों तक, 4 साल तक कोई लगान, कोई रेंट उससे नहीं लिया जाएगा। 4 साल के बाद दूसरा सब सेक्शन है 67A2, वो कहता है कि 4 साल के बाद उस गांव के जो ज़मीन है, अन्य ज़मीन है, उस ज़मीन पर जो सेकेंड क्लास का जो राइस होता है, सेकेंड क्लास का जो अपना राइस होता है, उसका आधा, उसके आधा का बराबर उससे जो है जो लैंडलेस लेबर था जो कोकर लैंड को अपने कब्जे में लिया था, उससे वो सेकेंड क्लास के जो राइस होते हैं उसका आधा उससे कर के रूप में लिया जाएगा। सेक्शन 68 कहता है कि नो वन कैन इजेक्टेड फ्रॉम हिज टेनेंसी एक्सेप्ट एन ऑर्डर ऑफ डिप्टी कमिश्नर। अब कोकर ज़मीन पर कोई कब्जा कर लिया है, ठीक है, कब्जा मिल गया है उसको, तो उसको उस ज़मीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता है, बिना किसी उसको कोई उस ज़मीन से बेदखल नहीं किया कर सकता है। उसको कौन कर सकता है, एक्सेप्ट कौन कर सकता है, डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर से उसको बेदखल किया जा सकता है। तो 67A क्या कहता है कि कोकर ज़मीन पे कर कैसे लगेगा। तो कोकर ज़मीन पे कर कैसे लगेगा, मान लेते हैं कोई 1 एकड़ कोकर ज़मीन को अपने कब्जे में लिया, ठीक है, तो उसी गांव में अन्य जो 1 एकड़ की ज़मीन है उस पर जितना सेकेंड क्लास का जो राइस होता है, चावल का उत्पादन हो रहा है, तो उस 1 एकड़ में जितना उत्पादन हो रहा है उसका आधा जितना अमाउंट होगा ना, उतना ही जो है उसको देना होगा। जो टीनेट जो है जो कोकर ज़मीन पे कब्जा किया है वो उतना रेंट के रूप में पे करेगा, और 4 साल तक उससे कोई रेंट भी नहीं लिया जाएगा।
68 कहता है कि कोई भी आदमी अगर कोकर लैंड के रूप में उस ज़मीन पे कब्जा किया है तो उसको कोई वहाँ से बेदखल नहीं कर सकता है बिना डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के अलावा। नेक्स्ट सेक्शन है 69। अब जैसे कि किसी को बेदखल किया जा चुका है, किसी को ऑर्डर देकर बेदखल किया जा चुका है कि हाँ अब इसको बेदखल कर दो, तो उसको उस ऑर्डर को रिवोक कैसे करेंगे? रिवोक मतलब उस ऑर्डर को पलटेंगे कैसे, हम उस ऑर्डर को कैसे वापस लिया जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिवोक करना। तो रिवोक करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसके 3 मेजर तरीके हम लिख कर लाए हैं। अगर वो इन अप्रोप्रिएट मैनर में ज़मीन का यूज करता था और उसके बाद ये आश्वासन देता है, उसके बाद ये आश्वासन देता है कि हम जो है उस ज़मीन का अप्रोप्रिएट मैनर में यूज करेंगे, तो लिखित आश्वासन देता है, तो उसके ऑर्डर को रिवोक किया जा सकता है। या फिर रिवोक करने के समय एक और कारण होता है कि उसको रिवोक क्यों किया जा रहा है, तो वो कर नहीं दे रहा था, तो जब ऑर्डर आता है कि उसको इतना कर पे करना होगा, तो और वो कर पे नहीं कर रहा होता है, जब उसका उसको इजेक्शन का ऑर्डर आ जाता है कि अब इसको ज़मीन से निकाल देना है, तो उस समय अगर वो टीनेट उतने अमाउंट को पे कर देता है तो उसको वापस उस ज़मीन पे कब्जा मिल जाएगा। सेक्शन 70 कहता है कि ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट टेक इफेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ एग्रीकल्चर ईयर इन विच इट इज पास टू द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट, जो बेदखली का जो आदेश आया था, वो कब से लागू होगा? तो एक एग्रीकल्चर ईयर है ना, उसके अंतिम तिथि से ये लागू होगा। और कब तक लागू होगा? कोर्ट के नए आदेश के आने तक लागू रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 71 में क्या होता है ना कि इफ टीनेट इज इजेक्टेड फ्रॉम हिज टेनेंसी ही में सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू डिप्टी कमिश्नर विद इन 1 ईयर। तो और अगर किसी टीनेट को उसके टेनेंसी यानी उसके खेत के टुकड़े से बेदखल किया जाता है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो डिप्टी कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन सबमिट करे उस ऑर्डर के अगेंस्ट विद इन 1 ईयर। जब वो ऑर्डर आया था उसके इजेक्शन का, उसके 1 साल के अंदर में वो जो है काउंटर एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जमा करे। सेक्शन 72 रैयत इज नॉट बाउंड बाय लीज, ही कैन सरेंडर हिज लीज बाय राइटिंग टू डिप्टी कमिश्नर। अब क्या होता है ना कि कोई जैसे लैंडलॉर्ड है, वो किसी को मान लेते हैं 10 साल के लिए ज़मीन लीज पर दिया, तो वो जिसको ज़मीन लीज पर दिया, अब उस लीज से वो बंधा हुआ नहीं है कि अब हमको 10 साल तक इस ज़मीन को रखना ही है, भले उसको लॉस हो रहा है। तो वो क्या कर सकता है कि वो बॉन्ड नहीं है उस लीज के लिए, ही इज़ नॉट बॉन्ड बाय द लीज। वो क्या कर सकता है, वो उस लीज को सरेंडर कर सकता है। कैसे सरेंडर करेगा? तो उसको डिप्टी कमिश्नर को रिटर्न में देना होगा कि हम इस लीज को अब सरेंडर करते हैं। और जब लीज सरेंडर हो गया तो क्या बोलते हैं, जो अपना लैंडलॉर्ड था वो किसी और को लीज पे दे देगा ज़मीन। और जब किसी और को लीज पे ज़मीन देगा तो उसका एक और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर लीज पे दे देगा तो क्या जो नया टीनेट आया है वो उसके पुराने वाले जो कर थे उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम लोगों ने पिछले ही सेक्शन में पढ़ा था कि नहीं, पिछले क्लास में पढ़ा था कि नहीं, वो अब नए कर के लिए ही जिम्मेवार होगा। पिछला जितना भी कर अगर बकाया भी है तो उसके लिए उसके प्रति उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो सेक्शन 73 करते हैं कि अगर कोई टीनेट जो है वो लीज पर ज़मीन ले लिया था लेकिन बिना बताए वो खेत खाली करके भाग जाता है, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? लैंडलॉर्ड एक उस ज़मीन को जो है वो दूसरे आदमी को लीज पर दे देगा। हावेवर, लेकिन इसके लिए जब वो देगा तो उसको एक नोटिस जो है वो डिप्टी कमिश्नर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर के ऑफिस में सेंड करना होगा उसको। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन नंबर 74 को स्किप किया गया है, वो अपने काम का नहीं था इसलिए। सेक्शन 75 बताता है कि राइट टू मेक अ मेजरमेंट ऑफ लैंड। किसी भी लैंडलॉर्ड के पास अगर वो ज़मीन दे दिया है लीज पे तो उसके पास ये अधिकार बचा हुआ रहता है कि वो उस ज़मीन का मापन कर सके, उस ज़मीन को फिर से नाप सके। तो यही है कि राइट टू मेक अ मेजरमेंट ऑफ लैंड, ये उसके पास अधिकार है अपने खेत को फिर से नापने के लिए। और जो ऑक्यूपेंट है, जो कब्जा वाला आदमी है, वो अगर अपोज करता है लैंडलॉर्ड को, उसको ज़मीन नापने से रोकता है, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? यहाँ पे लैंडलॉर्ड है,
लैंडलॉर्ड क्या करेगा, वो एक एप्लीकेशन लिखेगा किसके पास, डिप्टी कमिश्नर का। बेसिकली कोई भी काम जो होता है ना ज़मीन वाला, वो सब डिप्टी कमिश्नर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा ही होता है, रेवेन्यू ऑफिसर। तो अपना चैप्टर 10 ख़त्म हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि चैप्टर 11 में आता है। चैप्टर 11 जो है वो सेक्शन 76 और 79, 76 से लेकर 79 तक डील करता है, लेकिन हम लोग 76 ही पढ़ेंगे बस। 77, 8, 9 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 76 पढ़ते हैं। ये भी खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। दिस एक्ट 76 कहता है कि दिस एक्ट डज नॉट अफेक्ट एनी कस्टम विच इज़ फेयर। अगर कोई भी प्रथा है तो इस एक्ट जो है ना, ये एक्ट जो ज़मीन को कब्जा लेना है, या फिर CNT एक्ट है, बेसिकली CNT एक्ट। तो CNT एक्ट जो है वो किसी भी कस्टम को जो कि जायज़ है, अगर कोई प्रथा है वो अगर जायज़ है तो उस प्रथा पे कोई प्रभाव नहीं डालता ये CNT एक्ट। और CNT एक्ट आने से जो है वो फेयर कस्टम, जो जायज़ प्रथा है, वो कोलैप्स नहीं करेगा, वो बचा हुआ रहेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग चैप्टर 12 करेंगे और उसके बाद 13, 14, 15 ये 3 चैप्टर एक ही में कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। अगर आप जो हैं इस स्लाइड को अपने प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं तो बेसिकली आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में कोई एज मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। अभी कल से हम लोग पॉलिटी कवर करने वाले हैं, तो कल पॉलिटी में हम लोग कंपनी रूल करेंगे। कंपनी रूल से फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल नहीं, सिटीजनशिप तक करेंगे। और 4 या 5 वीडियो में पूरा पॉलिटी, वो भी एम लक्ष्मीकांत का कवर करेंगे हम लोग। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।